हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IS गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 260 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज़ का पार्ट 26 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम की जो हमारी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है उसकी जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी की बात कर रहा है वो हमारे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें फैक्टर्स दिए हुए इनिशियल प्री स्ट्रेस, लॉसेज इन प्री स्ट्रेस और केबल की जो डेप्थ है, जो आपने प्री स्ट्रेसिंग केबल यूज़ किया है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से, उसकी क्या डेप्थ है। तो जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी है जब हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम फेल होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मोमेंट्स, तो होगा क्या, जो पोस्ट क्रैकिंग रेंज है उसमें जो प्री स्ट्रेसिंग स्टील है वो हमारी बिहेव करेगी रेनफोर्सिंग स्टील की तरह। ठीक है, तो जो प्री स्ट्रेसिंग स्टील है जो आपने टेंशन रीजन में बेसिकली डाल रखी है वो हमारी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगी मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन पे। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझें कि हमारा क्या स्ट्रेन बिहेवियर रहेगा एट द अल्टीमेट स्टेज, कि जब भी हम एक्सटर्नल लोड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर में, उसके लिए हमने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया जिसकी विड्थ b है और जो प्री स्ट्रेसिंग केबल की डेप्थ है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर की वो हमारी dp है। और जो हमारे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने साथ साथ रेनफोर्सिंग स्टील भी प्रोवाइड किया हुआ है जिसका सेंट्रॉइड से जो दूरी है वो dsT है। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन है जो कि हमारा प्री स्ट्रेसिंग स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ जिस लेवल पे हमने केबल डाल रखी उस लेवल पर हमारा जो स्ट्रेन होगा कंक्रीट पे वो EC होगा। ठीक है, मीन्स हमने केबल को खींचा तो केबल में उस समय जो टेंसाइल स्ट्रेन होगा वो उस मैग्नीट्यूड से, कंप्रेसिव स्ट्रेन के मैग्नीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने EPE से दिखाया। इसकी बहुत मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए टू द स्केल इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब जब आपने एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई किया बीम पे तो होगा क्या, हमारा जो टॉप फाइबर है वो कंप्रेशन में जाएगा। तो हमने इस साइड राइट हैंड साइड कंप्रेशन में माना हुआ है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में ये वाला जो E0 होगा ये हमारा E0 विल बी द स्ट्रेन इन दी कंक्रीट, जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, और टेंसाइल स्ट्रेन हमारा एट द लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील ये होगा, और जो हमारे रेनफोर्समेंट स्टील है वो ES होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ECP मान लो तो आप निकाल सकते हो कि ECP जो होगा दैट विल बी E0 dP माइनस D0 अपॉन dP। ठीक है, तो अगर हम इसका अब स्ट्रेस डायग्राम देखें तो हमारा जो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ये स्ट्रेस डायग्राम था और जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है कंक्रीट में CC है और जो हमारी टेंसाइल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये हमारा सिग्मा PU होगा। बिकॉज अल्टीमेट स्टेज की बात कर रहे हैं तो हमने ये मान लिया कि जब अल्टीमेट स्टेज में जो प्री स्ट्रेसिंग स्टील में टेंसाइल फोर्सेस होंगी वो सिग्मा PU होंगी और जो रेनफोर्सिंग स्टील होगी वो FSY होगी। FSY विल बी द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जो रेनफोर्समेंट स्टील यूज़ किया है, जो कि आपकी बेसिकली यील्ड स्ट्रेंथ हम क्या ले लेते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, लेकिन जो सिग्मा PU है ये अभी हमको नहीं पता कि अल्टीमेट जब हमारी बीम फेल होगी आफ्टर पोस्ट क्रैकिंग तो उस समय हमारा सिग्मा PU की वैल्यू क्या होगी। तो अगर उस स्टेज पे हम अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी लिखें तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा सिग्मा PU × AP। AP विल बी द एरिया ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग स्टील मल्टीप्लाइड बाई जो लीवर आर्म है। लीवर आर्म कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से ये दूरी जो होगी बेसिकली। ठीक है, तो DU माइनस हमने ये एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक लिया हुआ है उसकी हाफ डेप्थ से जो ये दूरी होगी दैट विल बी द लीवर आर्म। ठीक है, इसी तरह जो हमारी रेनफोर्सिंग स्टील है उसकी वजह से जो मोमेंट कैपेसिटी आएगी वो है, अगर हम मान लें कि हमारा ये रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड है तो ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी है वो सिग्मा PU इंटू एरिया ऑफ रेसिस्टिंग स्टील हमारी फोर्स हो गई मल्टीप्लाइड बाई dP इंटू जो लीवर आर्म है।
ठीक है, हम Z मान लेते हैं। अब सिग्मा पीयू आपको नहीं पता है कि हमारा स्ट्रेस प्री स्ट्रेसिंग स्टील में कितना है जब हमारा अल्टीमेट स्टेज में प्री स्ट्रेस मेंबर फेल हो रहा है। तो देयर आर 3 मेथड्स जो आप आरसीसी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी अज्यूम करके आप सिग्मा पीयू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी अप्रोच रखेंगे यहाँ पर, तो देयर विल बी रिगरस एनालिसिस, जो कि हम नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉलो करें तो ये अज्यूम करेंगे कि जब हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर फेल होगा तो उस समय जो सिग्मा पीयू होगा दैट विल टेंड टू रीच द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग वायर, FYP मान लेते हैं, जो कि जनरली हाई स्ट्रेंथ स्टील हम यूज करते हैं and whose magnitude is in the range of approximately 1500 to 1600 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी मेगा पास्कल मान लेते हैं। तो इस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से हमें पता चला कि अगर ये यील्ड स्ट्रेंथ है और ये एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील है, तो DP इज द डेप्थ ऑफ द केबल फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। ठीक है, ये DP की वैल्यू थी। तो इससे ये पता चला कि जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये एज फॉर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, एंड डेप्थ ऑफ कंप्रेशन फाइबर फ्रॉम डेप्थ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग केबल फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। तो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आइटम नंबर 3 पर डिपेंड करेगी। तो जो करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसी तरह सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन में हमारी अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम दिया हुआ है, सब बैलेंस सेक्शन दिया है, यानी जो स्ट्रेन है हमारा रेनफोर्समेंट स्टील में और जो कंक्रीट में है वो एट द टाइम ऑफ फेलियर दोनों साइमल्टेनियसली रीच कर रहा है। ठीक है, और हमारा रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, और इसके बैकग्राउंड की सारी डिटेल्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब बैलेंस सेक्शन होगा तो उस केस में हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा दैट विल बी इक्वल टू XU मैक्स। ठीक है, और जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय 0.362 FCK BXU D माइनस 0.416 XU। XU हमारा क्या है, जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर है उससे हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है। बट बैलेंस सेक्शन के केस में, बैलेंस फेलियर के केस में XU जो होगा वो XU मैक्स के बराबर होगा, और जो कि हमारा इंटर्न डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की हम स्टील यूज़ कर रहे हैं अपनी मार्सी मेंबर में। लेकिन यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि किस ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, तो विल डू अ ट्रायल। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा FE250 यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो XU मैक्स बाई D की वैल्यू है वो 0.53D होगी। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे XU मैक्स की वैल्यू 0.53D, तो यहाँ पर आपको निकल के आएगा कि दिस वैल्यू इज, यहाँ पे मैंने टैबुलेट कर लिया है कि FE250 अगर आप यूज़ करोगे XU मैक्स इक्वल टू D 0.531, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा वो 0.1489 FCK BD स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आप FE415 स्टील यूज़ करोगे तो 0.138 आएगा। 500 ग्रेड की स्टील यूज़ करोगे तो हमारा 0.133 आएगा। बट यहाँ पर नहीं दिया है, बट अगर आप नियरेस्ट ऑप्शन देखोगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो B आएगा, 0.138 और 0.133 के बीच में। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि नॉर्मली आजकल जो यूज़ होती है हमारी FE415 ग्रेड की स्टील यूज़ होती है। FE250 रेनफोर्स कंक्रीट में आजकल बहुत कम यूज़ होती है, जनरली जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं वहाँ भी वहीं पर यूज़ हो रही है। जनरली हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में FE415 ग्रेड की ही स्टील यूज़ होती है, जिसके लिए हमारा जो अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी वो 0.138 FCK BD स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये इससे हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इस पर डिपेंड कर रही है। फाइनली आपके ग्रेड ऑफ स्टील पर भी डिपेंड कर रही है, आपके कंक्रीट के ग्रेड पर भी अफेक्ट कर रही है, और हमारे जो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है, यानी क्रॉस सेक्शन है उसके पैरामीटर्स यानी उसकी जो डायमेंशन है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन बी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आप ध्यान रखिए कि किस ग्रेड की रेनफोर्समेंट स्टील यूज़ की गई है, जो क्वेश्चन में दी होनी चाहिए।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शंस के लिए, ये मैंने अभी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट IS 13443 2012 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें अगर आप देखोगे मैंने इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्विसिबिलिटी के स्टेट में हमारा क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो आ रही हैं वो भी हमारी सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन में आती हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन जो हमारा रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन है वहाँ पर नहीं कंसीडर होते, बट यहाँ पर हम प्री स्ट्रेस जो ट्रांसफर कर रहे हैं कंक्रीट में उसकी वजह से हमारा फंक्शनल यूज जो है वो जो यूसेज है वो हमारा अफेक्ट ना हो, इस वजह से हमने मैक्सिमम कंप्रेशन को भी एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्लासीफाई किया है। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस भी दिए हुए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए थे IS 1343 के वीडियोज़ में, आप इसे रेफर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एक स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग फेल्योर है और वो फेल्योर का रीज़न क्या हो सकता है, शियर में फेल हो रहा है, कि जो अल्टीमेट स्टेट ऑफ कोलैप्स हो रहा है वो शियर की वजह से हो रहा है। इन केस ऑफ वेब शियर क्रैक्स, वेब शियर क्रैक्स जहाँ पे हमारा हाई शियर जोन होगा जहाँ पर हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस नियर दी सपोर्ट्स डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे होगा क्या, ड्यू टू एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस वहाँ पे हमारी क्रैकिंग होगी। ठीक है, आपको पता है क्रैकिंग जो है हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस से डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो द कंक्रीट क्रैक्स, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो कंक्रीट है वो क्रैक कब करेगी, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस की जो वैल्यूज़ हैं वो FT से एक्सीड कर जाएं। ठीक है, यानी सिग्मा T, ठीक है, जो मैक्सिमम टेंसाइल प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे आई मैक्सिमम शियर जोन, मैक्सिमम कह सकते हैं मैक्सिमम शियर का कंसंट्रेशन है नियर द सपोर्ट्स। तो हमारे जो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं दीज आर वेब शियर क्रैक्स, और इस तरह का फिनोमेना जो देखने को मिलता है वो थिन वेब्स में देखने को मिलता है। तो कोड ये कहता है IS 1343 का, सॉरी अभी पहले ये बता देता हूँ कि दिस मोड इज प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड इन सेक्शंस विद थिन वेब्स, फेलियर अकर एट लोकेशन ऑफ पीक शियर स्ट्रेसेस, जहाँ पर शियर स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगी विच विल बी नियर द सपोर्ट्स। ठीक है, और जो मैकेनिक्स ऑफ फेलियर होगा वो हमारा ब्रिटल होगा और कोई वार्निंग नहीं देगा। तो देख रहे हैं आप कि दिस इज दी सपोर्ट, और हमारा जो क्रैक पैटर्न है कैसे डेवलप हो रहा है, जनरली इट इज अराउंड 45 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, तो कोलैप्स के केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस में अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारा सेक्शन जो है वो अनक्रैक्ड है, ठीक है, अनक्रैक्ड मान रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, जो बेसिकली प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, वो हमारी एक मैक्सिमम वैल्यू से कम है, मैक्सिमम लिमिट से कम है। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन होगी तो हमारा जो सेक्शन होगा दैट सेक्शन विल बी अनक्रैक्ड, बिकॉज हमारी स्ट्रेसेस आर विद इन द लिमिट, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्शन है हम अनक्रैक्ड सेक्शन की तरह डिजाइन करेंगे। तो उस समय जो हमारा अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस होगा अनक्रैक्ड के केस में, वो होगा जब प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएंगी तो वी विल गेट अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस, अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस ऑफ एन अनक्रैक्ड सेक्शन। तो कोड हमारा IS 1343 का कहता है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 0.67 BD, यहाँ पे जो D है वो ओवरऑल डेप्थ है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर की, FT जो है ये यही मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस की, जो कि जिसके बाद अगर वैल्यू हमारी एक्सीड कर जाएंगी तो हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, और थिन वेब्स में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और हमारा सेक्शन क्रैक्ड सेक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो कोड ने बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड ट्रायल्स ये सजेस्ट किया कि वो वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 0.24 रूट FCK। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है एग्जाम में। टेकन एज पॉजिटिव वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और जो FCP है यहाँ पे FT स्क्वायर प्लस 0.8 FCP इंटू FTP। जो FCP है ये सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्यू टू
इसको मैं बता देता हूँ आपको कि अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये इस जगह पे आपने प्री स्ट्रेसिंग केबल है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, इस लेवल पे, ठीक है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं सिग्मा सीपी, ठीक है, इस लेवल पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी वो यहाँ पे ये एफसीपी के बराबर है, इस एट द लेवल ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस ड्यू टू प्री स्ट्रेस, ठीक है, इस टेकन एज एफसीपी। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि लिमिटिंग मोमेंट लिमिटिंग शियर रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर अनक्रैक सेक्शन। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड्स अ वैल्यू ऑफ एफ टी इक्वल टू 0.24 एफ सी के, तो उस समय हमारे वेब शियर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ के करस्पॉन्डिंग जो लोड्स हम लेते हैं डिज़ाइन में, वो कौन से लोड्स होते हैं। तो बेसिकली लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज बेस्ड ऑन द अल्टीमेट लोड, ठीक है, विथ सम सेफ्टी फैक्टर्स, ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने IS 456 के कोडल प्रोविजंस में आपको एक्सप्लेन किया था कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में हमारा अल्टीमेट लोड, डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ, ठीक है, डिफ्लेक्शन और क्रैक विड्थ ये हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के फंक्शनल यूज को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगी, और इस वजह से ये पैरामीटर्स हमारे सर्विस लोड्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अगर आप IS 1343 रिफर करें प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के लिए, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आप देख सकते हैं डेड लोड, इम्पोज लोड और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है उसकी वजह से आपके जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं वो 1 है। 1 का मतलब है कि हमारा जो सेफ्टी मार्जिन है वो नहीं है, हम अपने सर्विस लोड के लिए अपना फंक्शनल यूज़ हमारा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे। तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ इज फॉर अल्टीमेट लोड एंड देन डिफ्लेक्शन एंड क्रैक विड्थ आर फॉर वर्किंग लोड, बिकॉज यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स जो हैं ये हमारे 1 है। तो आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझें तो लोड और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हमारी जैसे ही इनिशियल क्रैकिंग स्टार्ट हुई तो इट इज़ इन द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, उसके बाद हमारी यील्डिंग स्टार्ट होती है और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अल्टीमेट लिमिट स्टेट पे पहुंच जाता है जब हमारा सम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का हम यूज़ करते हैं अपने लोड्स में। तो जो मेजर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट है एक्सेसिव क्रैक विड्थ, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और अनडिजायरेबल वाइब्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ें मैंने समराइज की हुई हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस और बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड्स, ठीक है। जो स्ट्रक्चर का बिहेवियर है वर्किंग लोड्स पे हमें जज करना है, स्पेशली जो क्रैकिंग है, डिफ्लेक्शन है, वाइब्रेशंस है, ठीक है। लेकिन जो डिज़ाइन होती है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बेसिस पर जब आप कर रहे हो तो हमें पार्शियल लोड फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जब आप लेते हो पार्शियल फैक्टर्स हमें 1 लेकर एट सर्विस लोड, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को इंश्योर करना है कि वो हमारी ना हो स्ट्रक्चर में और हमारा फंक्शनल यूज बना रहे। और ड्यूरेबिलिटी इन RCC स्ट्रक्चर्स एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशंस में भी हम सर्विस लोड्स ही लेते हैं, ठीक है, जिसे हम इंश्योर करते हैं अप्रोप्रिएट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नॉमिनल कवर एंड एक्सपोजर कंडीशंस एंड सीमेंट कंटेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, ध्यान रखिए एक रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, PSC नहीं है, उसको डिज़ाइन किया जा रहा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए इन फ्लेक्चर एंड शियर। तो फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आ गए, जिसकी वजह से हमारी रेनफोर्स कंक्रीट बीम फेल हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी मैंने आपको बताया डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी तीनों हमारे आते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हमें चेक करना है। तो जब भी आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है, जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डिज़ाइन में ही आप ये ड्यूरेबिलिटी का एस्पेक्ट लेकर चलते हो इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन आपको अब आपने डिज़ाइन कर दिया है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को, तो आपने ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशंस लिया जिसमें आपने एक्सपोजर कंडीशन लिया, उसके हिसाब से ही आपने सारी चीज़ें, हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या यूज़ करना है, क्या वाटर सीमेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करनी है। लेकिन जब आपने डिज़ाइन कर दिया उसके बाद जो आपको
सर्विसिबिलिटी स्टेट चेक करने होंगे वो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के लिए चेक करने होंगे. दिस सर्विसिबिलिटी स्टेट हैज़ टू बी टेकन केयर एट द स्टार्ट जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो स्ट्रक्चर की. तो इसको आपको चेक नहीं करना, इसको आपको इनिशियल स्टेज में कंसीडर करके चलना है. और जब आप डिज़ाइन कर रहे हो करने के बाद ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज आपको उस स्ट्रक्चर की जो डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग वाला जो क्राइटेरिया सर्विसिबिलिटी के लिए वो चेक करना है. इस वजह से जो ऑप्शन 1 एंड 2 के जो स्टेटमेंट है वही मोर अप्रोप्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है चेक करने की बात कर रहा है. ड्यूरेबिलिटी जो सर्विसिबिलिटी स्टेट कंसिडरेशन दैट हैज़ टू बी टेकन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डिज़ाइन. जब आप डिज़ाइन में कंसिडर कर रहे हो, चेक हमें डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को करना है कि उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ है कि नहीं. ठीक है, ठीक है. लेकिन ड्यूरेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, वाइब्रेशन आर है सारा सर्विसिबिलिटी स्टेट के अंदर, बट वी हैव टू टेक केयर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिज़ाइन. जब आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की उसके अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर्स आपको लेके रखने हैं. ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा. उसके बाद 257 क्वेश्चन है. यहाँ मैच द फॉलोइंग करनी है, जिसमें डबली रेनफोर्स सेक्शन जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ये जो डबली रेनफोर्स सेक्शन है जब आप यूज़ करते हो तो देयर इज़ अ रिडक्शन इन सेक्शनल डेप्थ. लिमिट स्टेट डिज़ाइन हमारी एक स्टेट ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर है, जिसमें आप अगर हम कोलैप्स स्टेज में जा रहे हैं तो हम अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट की बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड्स. मिनिमम कवर मैंने आपको IS 456 के एक्सप्लेनेशंस में बताया था कि मिनिमम कवर हैज़ टू बी टेकन. जब आपने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की तभी आपने ड्यूरेबिलिटी फैक्टर्स को लेते हुए मिनिमम कवर के प्रोविजंस को कंप्लाई किया. उसके बाद आपने डिज़ाइन की, आपने उसके बाद डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेक किया. ठीक है. स्पैन डेप्थ रेशियो मैंने आपको बताया था, कोड ने बेसिक स्पैन बाई डेप्थ रेशियो, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो दिए हुए हैं विच इज रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन कंट्रोल. ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. सपोज कैंटिलीवर के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया है 7. ठीक है, तो आप IS 456 के कोडल प्रोविजंस को रेफर करेंगे, विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो दीज डिफ्लेक्शंस आर पार्ट ऑफ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट चेक्स. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, A3, B4, C2 एंड D1. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंडिंग मोमेंट हमारा एजेस पर क्या होगा एक स्क्वायर वर्टिकल बंकर में ड्यू टू लेटरल प्रेशर P पर यूनिट एरिया. ड्यू टू लेटरल प्रेशर P पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे ये देख लेते हैं कि जो वर्टिकल बंकर्स हैं बेसिकली होते क्या हैं. ये एक्चुअली स्टोरेज बिन्स होती हैं, और इसमें हमारे जो आते हैं साइलोज और हमारे बंकर्स आते हैं विच आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स. कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, और भी हमारा जो सीरियल्स हो गए उनको स्टोर करने के लिए जो हमारी बिन्स होती हैं. अब ये स्टील स्ट्रक्चर की भी हो सकती हैं और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की भी हो सकती हैं. तो कंक्रीट बिन्स बनाने के लिए जो हमारा कोड है डिज़ाइन के लिए वो है IS 4991 पार्ट 1, जो कि रीअफर्म हुआ था 2008 सॉरी, जो कि बात करता है कि जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिन्स हैं स्टोरेज ऑफ ग्रैनुलर एंड पाउडरी मटेरियल्स, जिनका साइज जो है वो 0.2 mm तक है, उनको स्टोर करने के लिए जो RCC की बिन्स बनाई जा रही हैं तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो बिन लोड्स हैं, जो बिन्स जब हम उस पर कोई भी स्टोर करेंगे मटेरियल तो उन पर क्या लोड्स आएंगे. ठीक है, बिकॉज आपको लोड चाहिए होगा डिज़ाइन करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने एक बिन आपको दिखाई हुई है, बेसिकली ये स्क्वायर शेप में है, ये स्टील बिन है. इसी तरह की हमारी RCC बिन्स भी होती हैं. ठीक है, बेसिकली ये बिन्स हमारी क्या कहलाएगी, बंकर्स. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक हमने सेक्शनल एलिवेशन लिया हुआ है. ठीक है, अब आपने इसमें कुछ सामान भरा हुआ है. ठीक है, तो होगा 3 तरह की बेसिकली फोर्सेस या प्रेशर्स हमारे एक्ट करेंगे इन बिन्स में. इसमें पहला जो हमारा बिन लोड्स हैं, तो इन सब जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हमारी कहलाएंगी बिन लोड्स. ठीक है, बिकॉज ये स्टोरेज बिन है. अब इस पर हमारा एक वर्टिकल प्रेशर होगा बिकॉज ऑफ जो वेट है इसमें मटेरियल आपने रख रहा है ओवर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हमारे वर्टिकल प्रेशर होगा, जिसको हम PV से डोनेट कर लेते हैं. एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया PH. ठीक है, और एक हमारा ड्यू टू वॉल फ्रिक्शन, एक वॉल फ्रिक्शन की वजह से एक हमारा
PW होगा प्रेशर, जो कि मटेरियल और बिकॉज मटेरियल दोनों का अलग अलग है, एक हमारा कंक्रीट है, एक हमारा जो भी आप फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो स्टोर करने के लिए, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से एक वॉल फ्रिक्शन फैक्टर प्रेशर एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया, उसको हम फ्रिक्शनल बिन लोड बोलेंगे। तो ये 3 तरह के लोड हमारे एक्ट कर रहे हैं। अब ये थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द बिन ये वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वेरिएशन देखें हमारे हॉरिजॉन्टल प्रेशर का, तो ये डेप्थ है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर है। तो कुछ हमारा ड्यूरिंग द फिलिंग जब भर रहे हैं तो हमारा ये प्रेशर वेरिएशन आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। और जब खाली कर रहे हैं बिन को तो हमारा हर डेप्थ पे आप देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर वेरी कर रहा है, इट इज़ नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी सेक्शन पे आप मोमेंट लोगे तो वो वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमारा जो साइड वॉल्स हैं, ठीक है, साइड वॉल्स जो हैं वो हमारे अलग अलग, मतलब शॉर्टर वॉल है, अगर हम रेक्टेंगुलर बिन मान रहे हैं, दिस इज द रेक्टेंगुलर वॉल, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो B है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो A है, ठीक है। ये हमारा बिन है, इस पर आपने मटेरियल भरा बिन में, ठीक है। और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लॉन्गर वॉल का, ये IB है और ये हमारा शॉर्टर वॉल के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मटेरियल का IA है। जनरली हमारा सेम रहेगा, ठीक है, IA IB, बिकॉज हम सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो जो मोमेंट होगा एजेस पे, इन एजेस पर जो मोमेंट आएगा, कॉर्नर मोमेंट्स, ठीक है, अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग होगा। तो ये देखा गया है इफ द बंकर इज रेक्टेंगुलर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ साइड वॉल्स आर डिफरेंट, तो कॉर्नर मोमेंट होगा एट एनी हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, किसी भी हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन पे वो हमारा ये होगा -P/12 B³ IA प्लस A³ IB BIA प्लस AIB। तो P हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन पे जो हमारा कैलकुलेटेड इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल लोड्स होगा ड्यू टू स्टोरेज मटेरियल अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली एक्टिंग ऑन एनी हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बंकर, जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अगर यही हॉरिजॉन्टल बंकर, रेक्टेंगुलर बंकर हमारा स्क्वायर शेप में ले लिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा A और B डायमेंशन सेम हो जाएंगी और हमारा जो रिजल्टेंट आएगा कॉर्नर मोमेंट का -PA²/12 होगा। तो इसको A हमारा साइड स्क्वायर हो गई एंड P इज द हॉरिजॉन्टल जो इंटेंसिटी है प्रेशर की ड्यू टू लोड्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स वेरी अलोंग द हाइट ऑफ द बंकर वॉल, हेंस द बेंडिंग मोमेंट्स एंड टेंशंस आल्सो वेरी लाइकवाइज, ठीक है। तो -PL²/12 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस स्पैन ब्रिज है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे 2 पॉइंट्स के बीच में मान लो बहुत ज़्यादा वाइड रिवर है लाइक ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो वहाँ पर हम लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस यूज़ करते हैं और जहाँ पर हमारे साथ साथ चांसेस हैं अनइवन सेटलमेंट्स के बहुत कम होने के, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा क्या, हमारे पियर सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट्स आएगा, जिसकी वजह से हमारे इनर स्पैन्स में रिडक्शन होगा रिजल्ट स्ट्रेसेस का। इसकी वजह से जो हमारा कॉन्टिन्यूस स्पैन ब्रिज है उसकी जो डिज़ाइन आएगी लॉन्ग स्पैन के लिए इकोनॉमिकल हो जाएगी। और जो कॉन्टिन्यूस स्पैन ब्रिज है हम जनरली कम सपोर्ट्स के साथ प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज वहाँ पर स्पैन्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है और दे कैन ऑल्सो सपोर्ट हायर लोड्स इन कंपैरिजन टू सिंपली सपोर्टेड स्पैन। तो बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर लार्ज स्पैन्स जहाँ पर हमारा जो सेटलमेंट है अनइवन सेटलमेंट नहीं होगा, बहुत कम होगा। उसके बाद आते हैं कॉजवेज। कॉजवेज बेसिकली हमारे एक तरीके से पेव्ड रोड्स हैं जो कि ऐसी लोकेशन पर बनाई जाती हैं कि जहाँ पर हमारा जब फ्लड आएगा तो पानी इसके ऊपर से पास कर सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम है, अपने बीच में आपने एक रोड निकाल दी, ठीक है। तो नॉर्मल केस में जो पानी का लेवल है वो हमेशा इस रोड लेवल से नीचे रहता है। उसके लिए आपने क्या किया, थ्रू आउट द लेंथ आपने पाइप पास करा डाल दिए कि जो हमारा नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट है उससे हमारी पानी क्रॉस होती रहेगी, ठीक है। और जब हमारा फ्लड आएगा तो उस केस में पानी हमारा पास हो सकता है। तो ऐसे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, पेव्ड रोड्स हैं और द पैसेज वे, ये हमारे कहलाते हैं कॉजवेज, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या रहती है कि हम इसमें इनकी जो डेप्थ है वो स्कावर लेवल तक रखते हैं और दोनों तरफ से हम रिटेनिंग वॉल बना के रखते हैं कि हमारा वो स्ट्रक्चर डैमेज ना हो अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले रेलवेज में भी ये यूज़ हुआ करते थे, लेकिन अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं कॉजवेज, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉजवेज, ठीक है। यानी फ्लड्स के केस में पानी ऊपर से चला जाएगा, नॉर्मल केसेस में इसके जो टॉप लेवल है उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो कम रहेगा, और जो पानी है वो हमारे थ्रू लेटरल ट्रांसवर्स पाइप्स पास होता रहेगा, ठीक है, और हमारा नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहेगा। और दीज आर द टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, और हमारा ये जो फिनोमेना है हाई फ्लड्स का वो ओकेजनल होगा, और नॉर्मल फ्लो जनरली हमारा सूखा पड़ा रहेगा या बहुत कम होगा, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वायाडक्ट, ये आपने देखा होगा। बेसिकली स्पेसिफिक टाइप के ब्रिजेस होते हैं जहाँ पे आर्चेस, पियर, कॉलम्स होगा। एक लॉन्ग एलिवेटेड रोड, रेलवे रोड फिर पास कर रहे हैं, तो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। बेसिकली एक वैली हो सकती है नीचे, एक रिवर हो सकती है जिसके ऊपर से रोड या रेलवे लाइन होगी, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम वायाडक्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक स्पैन ऑफ ब्रिज हमारा वो स्पैन होता है जिसमें हमारा जो पियर का कॉस्ट है, पियर माने जो हमारा पहला स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये हमारा अबैटमेंट कहलाता है। अगर मान लें कि ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो दिस इज अबैटमेंट, और जो बीच वाले सारे हैं ये दीज आर नोन एज पियर्स। तो एक पियर का कॉस्ट ऑफ वन पियर इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे गर्डर्स लगे होंगे, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गर्डर्स फॉर वन स्पैन। तो ऐसा अगर अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा जो ब्रिज का कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल होगा। यहाँ पर यही चीज़ समराइज की हुई है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज विल बी मिनिमम, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा इकोनॉमिकल स्पैन आएगा। जब स्पैन्स हमारे इस तरह अरेंज किए जाएंगे, दैट कॉस्ट ऑफ वन पियर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गर्डर्स ऑफ वन स्पैन, ठीक है। तो अगर मैच द फॉलोइंग आप करोगे इसमें, तो यू विल गेट ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। कॉन्टिन्यूअस ब्रिज इज used for large spans, causeways are used for allow flood water to pass through, economic spans are used for deciding the number of piers and number of span, कि span कितना रहेगा इसके हिसाब से हम number of piers decide कर सकते हैं। Viaduct bridge to enable road to pass over a cutting हो सकती है, वैली हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। इन कंक्रीट ब्रिज डिज़ाइन द इम्पैक्ट फैक्टर इज, इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स के जब मैंने लेक्चर्स बनाए थे, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने लाइव लोड को ऑगमेंट कर देते हैं डिज़ाइन के समय बिकॉज ऑफ डायनेमिक एक्शन। बिकॉज जो ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, वहाँ पर हमारे जो मूविंग ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा डायनेमिक एक्शन है उसकी वजह से हम अपने लाइव लोड को एक इंक्रीमेंटल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो फैक्टर हमारा कहलाता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो IRC इंडियन रोड कांग्रेस ने डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग हमारे रिकमेंड किए कि इम्पैक्ट फैक्टर्स आपको कैसे लेने हैं। तो क्लास ए और क्लास बी लोडिंग के लिए जब भी हम अपना ब्रिज डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए कर्व दिया हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो कि स्टील ब्रिजेस की भी मैं बात नहीं कर रहा, जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट ब्रिज हैं, ठीक है। आप जब 3 मीटर से कम स्पैन होगा तो आपका जो 3 मीटर से कम स्पैन का इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, 3 मीटर से जब आपका स्पैन कम है उस केस में जो परसेंटेज ऑगमेंट करना है वो 50% करना है, यानी 50% फॉर स्पैन्स ऑफ 3 मीटर आर लेस। 3 मीटर से कम होगा तो आपको 0.5 लेना है इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका स्पैन बढ़ रहा है फॉर स्पैन अप टू 45 मीटर, यानी इस लोकेशन तक आपका ये वेरी कर रहा है, तो इसको फॉर्मूले से दिया गया हमारा 4.5/L+6। दिस इज़ वैलिड अप बिटवीन 3 मीटर से 45 मीटर तक, और किस क्लास ऑफ लोडिंग तक, क्लास ए एंड क्लास बी IRC लोडिंग। अभी मैं लोडिंग पर नहीं जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए ए क्लास और बी क्लास के लिए आपका RCC ब्रिजेस के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कब कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल होगी। एल हमारा लेंथ ऑफ स्पैन हो गया। अब आते हैं क्लास ए लोडिंग पर, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारा जो स्पैन है अगर 9 मीटर से कम है तो ट्रैक्ड व्हीकल होंगे, हमारे व्हील्ड व्हीकल जो हमारे टैंकर्स वगैरह हैं ये हमारे ट्रैक्ड व्हीकल्स में आते हैं। अप टू 5 मीटर 25% लेंगे, यानी 0.25 लेंगे, और लीनियरली रिड्यूस करेंगे अगर हमारा स्पैन 9 मीटर तक जा रहा है अप टू 10%, यानी 25% से रिड्यूस करते हुए लीनियरली जाना है 10% तक, और 5 मीटर से जब हमारा स्पैन बढ़ रहा है 9 मीटर तक। बिकॉज जो इम्पैक्ट फैक्टर है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पैन ऑफ द ब्रिज, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर हमारा स्पैन 9 मीटर से कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हम 10% तक आ चुके थे,
तो 40 मीटर तक आपको 10% रखना है, यानी 9 मीटर से 40 मीटर तक ट्रैक्ड व्हीकल्स के केस में 10% है, यानी 0.1 है। और उसके बाद 40 मीटर के ऊपर जाते हैं अगर, यानी एक्सेस ऑफ 40 मीटर, तो आपको वो कर्व जो मैंने ऊपर बताया वो फॉलो करना है। और व्हील्ड व्हीकल के केस में अप टू 12 मीटर 25% यानी 0.25 लेना है। और 23 मीटर से ऊपर जाते हैं व्हील्ड व्हीकल्स के लिए, तो आपको ऊपर वाला कर्व यूज़ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी व्हील्ड व्हीकल्स की अगर बात करें, ठीक है, व्हील्ड व्हीकल्स में 23 मीटर है, 23 मीटर के यानी यहाँ के इस जगह के बाद, ठीक है, तो ये आप कर्व यूज़ करना है आपको। तो इसका मतलब ये हो गया 23 मीटर हो गया और एक आपका 45 मीटर हो गया। इसके बाद आपको व्हील्ड व्हीकल्स के लिए और ट्रैक्ड व्हीकल्स के लिए IRC क्लास ए लोडिंग में, ठीक है, IRC क्लास ए लोडिंग में, ये ए लोडिंग है, ए लोडिंग में यही सेम कर्व फॉलो करना है। तो इससे ये पता चला कि हम इस कर्व का यूज़ 45 मीटर तक कर रहे थे, 3 मीटर से 45 मीटर के बीच में। अब 45 मीटर से ज़्यादा हो या 23 मीटर से ज़्यादा हो, यानी लार्ज स्पैन्स के लिए हमारी IRC क्लास ए, बी और IRC क्लास ए की व्हील्ड लोडिंग जो होगी वो सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इंटरप्रिटेशन आपको करना है बेसिकली इस कर्व से, जो वैल्यूज़ हैं उसके इंटरप्रिटेशन से पता चल जाएगा कि आपको यही कर्व यूज़ करना है अगर हमारे स्पैन्स ज़्यादा हो रहे हैं, जनरली 23 मीटर फॉर व्हील्ड व्हीकल इन IRC क्लास ए लोडिंग, ठीक है। IRC क्लास ए में भी 23 मीटर के लिए आप यही यूज़ करोगे, और 45 मीटर से ऊपर तो आप यूज़ कर ही रहे हो इस कर्व को, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।